आज हम वर्क पर एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है कि फोर्स जो है 10 kgf की लग रही है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर का हो रहा है। तो व्हाट इज बीइंग द वर्क डन? तो वर्क डन हम निकाल लेंगे। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो फोर्स हमारा है केजीएफ में और ग्रेविटी हमें 10 न्यूटन पर केजी दी गई है। तो हम फोर्स न्यूटन में निकाल लेंगे, 10 इंटू 10 कर देंगे। फोर्स हम न्यूटन में निकाल लेंगे 4 kgf इंटू 10 न्यूटन पर केजी। तो ये kgf कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा है 0.5 मीटर। तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर। यही वर्क डन होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 जूल। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है वर्क बीइंग डन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या वर्क डन होगा 60 डिग्री एंगल पे। 60 डिग्री एंगल पे क्या वर्क डन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो डिस्प्लेस वर्क डन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है कैसे निकालते हैं। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चलो एक बार बता देता हूँ कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा फोर्स है, तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल ये वाला चाहिए क्योंकि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है हम निकाल लेंगे। यहां से cos 60 डिग्री लिखेंगे। cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज की जगह हम f लिख देंगे cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा f cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह f cos 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा ये कितना आ जाएगा f cos 60 डिग्री। ये क्या आ जाएगा हमारा f cos 60 डिग्री, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा f cos 60 डिग्री। अब हम वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है f cos 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.5 ही हो रहा है। तो f cos 60 डिग्री, f को हम 100 से रिप्लेस कर देंगे, 10 इंटू 10 kg कैंसिल हो जाएगा तो 100 न्यूटन आ जाएगा हमारा। इसे हम लिख देंगे फोर्स कितना होगा 100 न्यूटन। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू 0.5। तो ये हमारा आ जाएगा 250, ये आ जाएगा हमारा 25 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे 25 जूल बोल सकते हैं। अब हमसे थर्ड स्टेटमेंट पूछ रहा है नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल टू द फोर्स मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, देखो अगर इन दोनों फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, बट इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही होगी ना, तो वर्क डन हमारा इस केस में क्या आ जाएगा 0। वर्क डन हमारा इस केस में क्या आ जाएगा 0, या फिर हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है fs cos थीटा। ठीक है, फोर्स हमारा 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.5 मीटर का और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ओवरऑल ये हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बॉय है जिसका वेट 40 kg है एंड ही हैज टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। देयर इज ए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है हमारा? m इंटू जी। तो m की वैल्यू क्या है? 40 kg और g की वैल्यू क्या है? 10। ये हमारा आ जाएगा 400 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा? 400 न्यूटन। हाँ, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया? वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी कहाँ एक्ट कर रही होगी? डाउनवर्ड। ऐसे तो एक्ट कर रहा होगा इसका पूरा वेट तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको ऊपर ले जाने में ही हैज डन द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर ये अपने वेट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपसाइड। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा अपसाइड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट इज ऑल्सो अपसाइड। तो ये हमारा आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। चलो वर्क डन हम निकालते हैं, क्या होगा? वर्क डन हम निकालते हैं, क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। ठीक है, हम ले लेते हैं। तो फोर्स हमारी कितनी एक्ट कर रही? 400 न्यूटन की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है? 8 मीटर का। और दोनों अपसाइड ही हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर ही हो रहा और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी हमारा ऊपर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो गई, ये दोनों चीजें पैरेलल हो गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हमारा आ जाएगा 3200 जूल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पावर स्पेंट बाय द बॉय। तो पावर क्या होता है हमारा? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारा आया है 3200 जूल और टाइम ये ले रहा है 5 सेकेंड। तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे सेकेंड। 5 6 30, 5 4 20, 0। This will come out to be 640 joule per second. That is 640 watt. 640 watt. चलो, moving on to the next question. Energy 64 किलोजूल की स्पेंड हो रही है by moving a block by 64 मीटर। मतलब एक ब्लॉक को 64 मीटर डिस्प्लेस करने में 64 किलोजूल एनर्जी स्पेंड हो रही है। अब यहाँ पे बताते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द वर्क डन ऑन द बॉडी। हम किसी चीज पे कितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब ये इस पे वर्क कर रहा है तो ये 64 जूल एनर्जी अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है। मतलब इसमें एनर्जी स्पेंड की थी वो इसने स्पेंड कर दी इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में। तो फोर्स अप्लाइड कितना होगा? तो एनर्जी इनडायरेक्टली जो है वर्क ही तो होता है। तो वर्क डन हम निकालेंगे। वर्क डन हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें फोर्स अप्लाइड निकालना है। वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया 64 किलो जूल है, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 1000। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। ठीक है, 64,000 और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 64 मीटर है। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना निकल आएगा? 64 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। अब हमसे कह रहा है कि पावर स्पेंट और वो भी हार्स पावर में कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये क्या होगा? पावर स्पेंट क्या होता है? पावर स्पेंट होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा यही 64 किलो जूल। वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, और वर्क डन हमारा बराबरी तो होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन हमारा क्या होगा? 64 इंटू 1000 जूल। और हमारा टाइम टेकन कितना है? 2.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे
तो एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 4 100, so this will come out to be 400. This will come out to be 64 into 400. This will come out to 5600 जूल पर सेकेंड। मतलब ये पावर हमारी कितनी आ जाएगी 2600 जूल पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2600 वॉट। This will come out to be 25.6 किलोवाट। इसको हमें हॉर्स पावर में निकालना है, तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने वॉट है 25600 वॉट, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 2600 वॉट कितना हो जाएगा 2600 वॉट हमारा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 746 इंटू 25600। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है।